Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 जनवरी 2023 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और रोज़ाना मॉर्निंग में 5 बजे राइट टाइम आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो काफ़ी सारे लोग अपना शेड्यूल बना चुके हैं, मॉर्निंग में 5 बजे उठ के उनको सबसे पहले ये वीडियो चाहिए होता है। तो आज कौन कौन टाइम पर उठ चुका है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। बाकी आपको पता होगा इस वीडियो में हम लोग मेजर तो इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करेंगे और इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ जो भी हमारे पास में और भी इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ और लाइव मिंट जैसे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जहाँ से डायरेक्टली सवाल बन जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के अंदर में। तो उन आर्टिकल्स का काफ़ी डिटेल में डिस्कशन मैं यहाँ पर करता हूँ। एक बात और ध्यान रखना, अगर आप वीडियो का एंड छोड़कर जाते हो ना तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि आप जब ये पूरा वीडियो देखोगे और वीडियो के एंड में आपको एक टेस्ट सीरीज दी गई है, वो आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है। पता चलेगा कि आपने कितना कुछ इस वीडियो से सीखा है। तो रोजाना के बेसिस पर आपको एक क्वेश्चंस मिल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। कल भी 500 से ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया था, अपना स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखा था। तो आप भी अपना स्कोर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। उसके लिए क्या करना है, दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, आगे यूपीएससी लगा देना, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और अगेन वहाँ पर दीपक यादव एजुकेशन फिर से लिखना है। 11,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, आप भी जाकर वहाँ पर जुड़ सकते हो। आज का मोटिवेशन क्या बोलता है, जीवन में कभी सही समय नहीं आता, जब आप शुरुआत कर देते हो तो वही सही समय होता है। हम लोग क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि यार ये मेरा टाइम आएगा ना, या ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तो जाके मैं यहाँ पर एक काम करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आप सही समय का कभी भी वेट अगर कर रहे हो ना तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो ज़िंदगी के अंदर में। आपने करना क्या है, देखो जो भी आपके पास में अवेलेबल है, होता क्या है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट करते हैं कि यार मेरे पास में ये रिसोर्सेस आ जाएं, है ना, उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा। ऐसा मत सोचो। आपके पास में जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो भी है आपके पास में, उसी से यहाँ पर स्टार्ट करो। एटलीस्ट हम शुरुआत तो कर सकते हैं ना। जब शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आगे रिसोर्सेस ऐड होते हुए चले जाएंगे। तो जो भी आपके पास में है उसी से यहाँ पर स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है। और अपना सही समय के लिए वेट करोगे कि हाँ ये मेरा सही समय आएगा तब जाके मैं काम स्टार्ट करूँगा, तो उससे कई सारे लोगों से आप पीछे रह जाओगे। ये बात ध्यान रखना। क्योंकि एक बात और यहाँ पर आती है कि आप भले ही तेज़ी से ग्रो ना करो, लेकिन छोटे छोटे कदम आप ज़िंदगी में चल रहे हो ना, तो वही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आने वाले समय पर आपकी पूरी लाइफ में, है ना। तो छोटे छोटे कदम उठाना ही आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, आप इसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देखो एक बार में ना यार पूरे आप अगर सोचो कि मैं आज से अपना शेड्यूल बना रहा हूँ और आज मैं 8 घंटे लगकर पढ़ने वाला हूँ, होगा ही नहीं। क्योंकि आपने अभी तक अपनी हैबिट नहीं डाली है। 8 घंटे लगकर आप पढ़ ही नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हो कि पहले दिन से मैं 8 घंटे पढ़ लूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कर भी रहे हो वो ज़बरदस्ती अपने दिमाग को फोर्स करके कर रहे हो, तो उसका कोई यहाँ पर रिजल्ट नहीं निकल कर आएगा। तो छोटे छोटे कदम से शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखना। स्टार्टिंग में आप 4-5 घंटे यहाँ पे लेकर चल सकते हो। एक सप्ताह, जब यहाँ पे मान लो आपने एक सप्ताह लगातार 4 घंटे स्टडी को कंटिन्यू किया, 4 घंटे तो आप आराम से कर सकते हो, है ना। अब क्या होता है कि 1-1.5 सप्ताह बाद में अपने आप आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, वो 4 से 4.5 हो जाएगा। आपको खुद को पता चलने लगेगा कि हाँ यार वो 4 से 4.5 हो गया और मेरे दिमाग के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, है ना, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, वो मेरी हैबिट में। फिर वो आप अगर कंटिन्यू करते रहोगे ना, लगातार चलते रहोगे, तो वो 4.5 से 6 भी हो जाएगा। और फिर तब भी उसको आगे ऐसे ही बढ़ाते रहोगे तो वो 6 से 7 भी हो जाएगा। ध्यान रखना, लाइफ के अंदर इसी वजह से बोलते हैं कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कर रहे हो लग कर करते रहो, करते रहो, करते रहो बस। ठीक है, आप अपना रिजल्ट का मत सोचो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपनी जो आज मेहनत है ना वो करते रहो। मेहनत के अलावा कोई दूसरा इसका विकल्प नहीं है, आपने करना ही होगा ये। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप की कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आप ऐसा देखते होंगे, मैंने पर्सनली खुद भी रखा है। पहले जब मेडिटेशन करते थे, आज से कई टाइम पहले, बहुत साल पहले जब मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो 5 मिनट बैठना बहुत मुश्किल था। लेकिन बैठते बैठते अब ऐसे ही आप कह सकते हो, जब 5 मिनट आप मेडिटेशन कर रहे थे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके वो टाइम बढ़ता चला गया। वो 5 से 8 हुआ, 8 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 18 हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर 25 मिनट्स तक आराम से मेडिटेशन करने के लिए मैं बैठ सकता हूँ आराम से। ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगी। तो धीरे धीरे आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ती रहती है। आप यहाँ पर
खुद आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हम करते क्या है, अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम चीज़ें करने लगते हैं, रिजल्ट मिलने लगता है, हम चीज़ों के अंदर ढलने लगते हैं, तब पता चलता है कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, इसको लाइफ में ज़रूर से इंप्लीमेंट करना, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। तो आज का जो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा, इसको हम इंडियन एक्सप्रेस से उठाने वाले हैं। अमेरिकन फोलब्रूड के बारे में चर्चा की जा रही है। अमेरिकन फोलब्रूड काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो क्या है आपको पता होगा, डायरेक्टली ऐसे सवाल बन जाते हैं। न्यूज़ क्या है, देखो यहाँ पर आपको जो खबर पढ़नी है ना, मैं आपको खबर यानी करंट अफेयर तो यहाँ पे आपको ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी इस खबर से संबंधित जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जहाँ से एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाएगा, वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगी। तो न्यूज़ ये निकल कर आती है कि हाल ही में जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इन्होंने क्या किया, एक लाइसेंस जारी कर दिया है एक वैक्सीन को लेकर। एक वैक्सीन को लाइसेंस दे दिया है, ठीक है ना। अब वैक्सीन को बेसिकली लाइसेंस का अप्रूवल जो दिया है ना, वो वैक्सीन किसके लिए है, वो है अमेरिकन फोलब्रूड को खत्म करने के लिए। यानी कि ये जो बीमारी है ना अमेरिकन फोलब्रूड, इसके लिए वैक्सीन को तैयार किया गया और इस वैक्सीन को यहाँ पर अप्रूवल दिया है यूएसए की साइड से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने। बेसिकली इनको एक कंडीशनल लाइसेंस दे दिया है, आप ऐसा कह सकते हो। ये जो वैक्सीन है ना, ये हनी बीज के लिए, मधुमक्खियों के लिए है, क्यों ये बीमारी यहीं से प्रोड्यूस होती है। अब इस बीमारी के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि खबर तो केवल इतनी है कि हाँ इसका कंडीशनल लाइसेंस दिया गया इस वैक्सीन को, ये खाली न्यूज़ है। आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है कि अमेरिकन फोलब्रूड होता क्या है। अमेरिकन फोलब्रूड बेसिकली एक फैटल बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि जानलेवा बीमारी है जो कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। ये बीमारी किसको अफेक्ट करती है, ध्यान रखना, इंसेक्ट्स को। जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, डायरेक्टली इनके ऊपर असर डालती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है किसको अफेक्ट करती है, इंसेक्ट्स को। ये बीमारी होती कैसे, मैंने आपको बताया बैक्टीरिया डिजीज़ है, तो बैक्टीरिया की वजह से होती होगी। वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो वो है बैक्टीरियम पेंसिबेसिलस लार्वे। तो इस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी फैलती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये जो पूरा का पूरा हनी ब्रूड होता है ना, यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ जगह पर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं कहीं पर शहद भी आपको नजर आएगा इस पूरे के पूरे छत्ते के अंदर में। तो इसी के अंदर ये पूरी तरह से जो बीमारी है ना वो लग जाती है। यह बीमारी इंसेक्ट्स को यानी कीड़े मकोड़ों को बुरी तरह से असर पहुँचाती है, आप ऐसा कह सकते हो। ये जो डिजीज़ है इसको सही करना बहुत मुश्किल है। इसको सही करने के लिए अभी तो कोई ऐसी दवाई वगैरह नहीं देखने को मिलती है। तो होता क्या है कि जो भी यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता है ना, उसको ख़त्म करना पड़ता है। उसको अगर उसके अंदर अगर बीमारी कोई हो जाए, उसके अंदर ये बैक्टीरिया लग जाए, तो हमें उसको ख़त्म करना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, ताकि हम ये इन्फेक्शन को आगे बढ़ने ना दें। यही बेसिकली अभी एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हम अमेरिकन फोलब्रूड जैसी बीमारी को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अभी इसको ठीक करने के लिए कुछ वैक्सीन वगैरह है जिसको अभी एक कंडीशनल लाइसेंस मिला है। आगे देखेंगे कैसे कैसे ये काम करेगा। बात क्लियर हो गई, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़े से और फैक्ट्स जान लो हनी बीज के बारे में। हनी बीज एक ऐसा टॉपिक बन चुका है जो कि पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। मधुमक्खियों के बारे में बात करेंगे तो लगभग आपको पूरे दुनिया भर में 20,000 से ज़्यादा अलग अलग मधुमक्खियाँ की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मधुमक्खियां हमेशा कॉलोनी में यानी कि छत्ते में रहती हैं। एक साथ कई सारी मधुमक्खियां आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो हर एक कॉलोनी होती है ना, इसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ध्यान रखना। और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, एक होती है क्वीन बी, एक होती है वर्कर बी और एक होती है ड्रोन। ये 3 नाम हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खियां इस छत्ते के अंदर पाई जाती हैं। देखो यार, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। एलिफेंट को लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे, याद होगा। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार की मधुमक्खियां हैं ना, इसमें से जो स्टार्टिंग की 2 है वर्कर वाली और क्वीन वाली, ये दोनों फीमेल्स होती हैं। ठीक है ना, ये दोनों फीमेल्स होती हैं। और इन दोनों में से भी जो क्वीन वाली मधुमक्खी है ना, ये क्या कर सकती है, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, इसमें एक वर्कर होती है, एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है। इसमें से जो क्वीन वाली मधुमक्खी होती है ना, ये बेसिकली वर्कर और क्वीन वाली दोनों फीमेल होती हैं। और जो क्वीन वाली होती है ये केवल और केवल रिप्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि क्वीन वाली ही केवल आगे बच्चों को जन्म दे सकती है। इसमें से जो ड्रोन होता है, ड्रोन बेसिकली यहाँ पर मेल वाली मधुमक्खी होती है। बात क्लियर हो गई। भारत के अंदर आप देखोगे तो 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 4 अलग अलग मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 2 तो पालतू हैं और 2 जंगली हैं। पालतू की अगर मैं बात करूं तो इसमें से एक है एपिस सेरेना, जिसका साइंटिफिक नेम बेसिकली यह है एपिस सेरेना। इसको हम लोग ओरिएंटल हनी बी के नाम से भी जानते हैं। जो दूसरी मधुमक्खी आती है जिसको हम लोग पालतू बोलते हैं, वो है एपिस मेलिफेरा। इसका नाम जो है वो है यूरोपियन हनी बी के नाम से हम इसको जानते हैं। और 2 जो जंगली मधुमक्खियां वो कौन कौन सी हैं, एक है एपिस डोरसेटा, ठीक है, इसको हम लोग रॉक हनी बी के नाम से जानते हैं। एक है एपिस फ्लोरिया, इसको ड्वार्फ हनी बी के नाम से भी जानते हैं। तो 4 प्रकार की यहाँ पर ये मधुमक्खियां इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। हाल ही में क्या होता है, इसमें एक और प्रजाति मिल जाती है। एक नई प्रजाति हमें मधुमक्खी की मिली थी, आपको पता होगा हमने द हिंदू में कवर किया था। उसका नाम है एपिस करेंजोडियन।
जो एपिस करिंजोदियन है ना, इसको डिस्कवर किया गया था वेस्टर्न घाट से। लगभग 200 साल बाद यहाँ पर ये वाली प्रजाति भी मिली है। तो ये नाम भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे क्या किया जाएगा ना कि एक तरीके से लाइन से दिया जाएगा, एपिस डोर्सेटा, एपिस सेरेना, एपिस करिंजोदियन, आपसे नीचे पूछ लिया जाएगा ये क्या है ये सब। तो ध्यान रखना ये सब हनी बीज है, हनी बीज की स्पीशीज हैं। लेकिन जो ये एपिस करिंजोदियन है ना, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ध्यान रखना। इसको हम लोग इंडियन ब्लैक हनी बी के नाम से जानते हैं। उसका पिक्चर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर हनी बी का जो आयुसियन स्टेटस है, आयुसियन के अंदर में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर रखा है। मैं इसके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अनोखी चीज है जो कि चर्चा में है, सवाल भी यहीं से बनने के चांसेस हैं। तो इसका आयुसियन स्टेटस नियर थ्रेटेंड में, मतलब काफी खतरे में है। बाकी ये वाली जो मधुमक्खी है ये आपको गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर देखने को मिल जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। आई होप आपको मजा आ चुका होगा, एक एक बात क्लियर हो चुकी होगी। मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक कर रहे हैं उसको प्रेस कर देना। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं ना, फटाफट यहाँ पे लाइक कर दो। हमारा टारगेट होता है 2K का, लेकिन आप उसको पार कर देते हो, 3K 4K तक पहुंचा देते हो। तो आज भी यहाँ पर इसको पहुंचाना है, 5K तक पहुंचा दो। ठीक है, चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023 के बारे में। ये कन्वेंशन लगातार न्यूज में बना हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। देखो अभी यहां पर न्यूज क्या है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं। हाल ही में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना, इसको हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे, जो कि हो चुका है। ठीक है, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया गया, 9 जनवरी को। कहां पर सेलिब्रेट किया गया, इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश में, जो कि स्थित है। बात क्लियर हो गई। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस है क्या, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये हमारी सरकार का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, इंडिया के जो देशवासी आपको देखने को मिलेंगे, इंडिया के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर भारत से बाहर जाकर अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग ओवरसीज़ इंडियंस बोलते हैं। यानी कि जो प्रवासी लोग हैं, यानी कि इंडिया से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस भारतीय दिवस को जो मना रहे होते हैं ना, इसका मेन टारगेट होता है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा दें जिसके माध्यम से इंडिया के जो देशवासी हैं और इंडिया से जो बाहर के, इंडिया के अंदर के जो लोग हैं वो जाके इंडिया से बाहर काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक एंगेजमेंट करवाया जाए, इनके बीच में एक बातचीत करवाई जाए, इनके बीच में एक कनेक्शन को बैठाया जाए। इसलिए भी यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के अंदर में। अब की बार का थीम क्या है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली थीम पूछा जाएगा। थीम है डायोस्पेरा, रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। ठीक है ना, ये यहाँ पर थीम एज इट इज रटना ही पड़ता है क्योंकि थीम एज इट इज ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज, यानी कि जो ये प्रवासी भारतीय कन्वेंशन है ना, इसके दौरान यहाँ पे कौन कौन से इवेंट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। कई सारे इवेंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, प्लस यहाँ पे 5 अलग अलग थीम रखे गए हैं। जैसे इंडिया का जो डायस्पोरा है, यानी कि भारत के कई सारे लोग जो कि अलग अलग देशों में बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना, इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनोवेशंस के अंदर में, उन्होंने क्या क्या काम किया है, उनको सम्मानित किया जाता है इस दिन, है ना। उन्होंने कौन कौन से आविष्कार किए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर काम किया है, उस बेसिस पर यहाँ पे हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया को जो डायस्पोरा है वो इंडियन हेल्थ केयर को आगे आप कह सकते हो उन कंट्रीज़ के अंदर बढ़ावा दे रहा है। इवन यहाँ पर इंडिया की जो आप कह सकते हो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो वहाँ पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया की रेपुटेशन दूसरे कंट्रीज़ में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रिकग्नाइज करते हैं। हम लोग देखते हैं कि भैया इंडियन डायस्पोरा का कितना बड़ा रोल है, तो हम इंडियन डायस्पोरा के रोल को यहां पर आप कह सकते हो काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं इस पर्टिकुलर दिवस के दौरान। यानी भारत के जो कई सारे लोग बाहर रह रहे हैं, भारत के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, भारत की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, उसको यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं, भारत की क्रिएटिविटी को वहाँ पर दिखा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सपोर्ट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान। ठीक है, अब प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। अब वो की फैक्ट्स क्या क्या हैं। पहली बात, 9 जनवरी को ही यहाँ पर ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 9 जनवरी को इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये 9 जनवरी 1915 में एक घटना हुई थी। घटना नहीं कह सकते, 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था, जो महात्मा गांधी जी हैं वो इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर में जो फ्रीडम स्ट्रगल था ना, देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई चल रही थी, उसको यहाँ पर ये लीड करने लगे। तो उस समय पर महात्मा गांधी जी का पिक्चर है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये महात्मा गांधी जी का ही पिक्चर है, ठीक है ना। आप देखोगे गूगल पर साउथ अफ्रीका के अंदर जब थे, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके कुछ पिक्चर्स आपको गूगल पर नजर आएंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पर ये इंडिया आते हैं, उसके बाद से यहाँ पे ये 9 जनवरी कब आते हैं, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। इसी वजह से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस इसी दिन हम लोग मनाकर चलते हैं। बाकी ये जो दिन है ना, इसको हम हर साल मना रहे हैं। साल 2003 से तो लगातार इसको मनाया जा रहा था। फिर हमने क्या कर दिया, बाद में हम
हर 2 साल में इसको एक बार सेलिब्रेट करने लगे। तो अभी के समय पर क्या होता है, अभी के समय पर भी हर 2 साल में एक बार यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन चलता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस यहाँ पर कन्वेंशन होता है। बात क्लियर हो गई है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पे बात की जा रही है सागोल कांगजाई के बारे में। सागोल कांगजाई क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी सागोल कांगजाई को लेकर जो एक स्टैचू आपको ये दिख रहा है ना, इस स्टैचू का उद्घाटन किया गया है मणिपुर के अंदर। आप देख पाओगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टैचू का उद्घाटन किया है। आगे मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। बहुत अच्छा आर्टिकल है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी हैं। तो न्यूज़ क्या है, खबर यह है कि हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं इन्होंने 122 फुट का जो स्टैचू है, पोलो स्टैचू, जिसको स्टैचू को मैंने यहाँ पर पिक्चर दिखाया ना, ये वाला स्टैचू, इस पोलो स्टैचू का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, इम्फाल के अंदर, यानी मणिपुर की कैपिटल के अंदर में। बात क्लियर हो गया। तो ये सागोल कांगजाई है क्या? सागोल कांगजाई बेसिकली एक गेम है, एक आप कह सकते हो कि यहाँ पर जिस पोलो के बारे में आपने सुना होगा, है ना, जो ये पोलो वाला खेल है ना, यही यहाँ पर सागोल कांगजाई कहलाता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में डिटेल से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। यार मुझे पता है थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, थोड़ा सा यार मैनेज कर लेना जो भी बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है, ठीक है इसका। अगर मैं बात करूँ सागोल कांगजाई की, तो सागोल कांगजाई बेसिकली नाम दिया गया है पोलो वाले गेम को। पोलो आपने देखा होगा जहाँ पर घोड़े के ऊपर एक व्यक्ति जो है, यानी जो प्लेयर है वो बैठा रहेगा, उसके हाथ में यहाँ पर एक स्टिक होगी, नीचे बॉल होगा, है ना, उसको गोल तक पहुँचाना होगा। तो वैसे यहाँ पर ये पोलो होता है, एक प्रकार का सागोल कांगजाई, ठीक है ना, एक प्रकार का गेम ऑफ पोलो है जो कि मणिपुर के अंदर खेला जाता है। ध्यान रखना, पूछता है सागोल कांगजाई क्या है, तो एक गेम है जो कि मणिपुर के अंदर खेला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो प्लेयर है ना, ये घोड़े पर बैठता है, ठीक है। सागोल मतलब होता है घोड़ा, पोनी यानी हॉर्स, और कांग मतलब होता है बॉल, यानी कि नीचे आपको देख पाओगे एक वाइट कलर की बॉल नजर आएगी, यानी कांग मतलब एक बॉल या फिर राउंड ऑब्जेक्ट, और जेई मतलब होता है स्टिक। तो यहाँ पर इसके नाम में ही पूरा का पूरा ये सब कुछ आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। सागुल मतलब घोड़ा, कांग मतलब बॉल और जेई मतलब स्टिक। इन 3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस खेल के अंदर में। तो मणिपुर के अंदर में आप देखोगे ये गेम प्ले किया जाता है। इसके अंदर 2 टीम होती हैं और दोनों टीम के अंदर 7-7 प्लेयर्स होते हैं, 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन जो 7-7 खिलाड़ी हैं इनका एक काम यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इस प्रकार से आप देख पाओगे इनको घोड़ा दिया जाएगा, प्लस यहाँ पर इनको एक स्टिक दी जाएगी, स्टिक के अंदर नीचे एक हेड बनाया जाएगा, प्लस यहाँ पर इनको एक बॉल दिया जाएगा और दोनों तरफ लाइन्स ड्रॉ कर दी जाएंगी, ठीक है। तो इनका काम ये होता है कि ये जो बॉल है इसको लाइन के पार मारना है ना, तब जाकर यहाँ पे इनका गोल कहलाएगा। वैसे कोई प्रॉपर गोल नहीं होता, बट यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं, ध्यान रखना। और इस खेल के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी रह चुके हैं इतिहास में, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर किंग क्याम्बा एंड किंग खागेम्बा। ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर गेम के, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बताया कोई भी गोल पोस्ट वगैरह यहाँ पर नहीं होता है इस गेम के अंदर में, केवल हम यहाँ पे 2 बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं इस पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर में, और उस बाउंड्री के पार, उस लाइन के पार यहाँ पे बॉल को मारना पड़ता है। जैसा यहाँ पर आप गोल देखते हो वैसा यहाँ पे गोल नहीं है, बस खाली लाइन यहाँ पर ड्रॉ की जाती है। बाकी एक पोलो स्टिक होती है, मैंने आपको बता दिया, जो कि लकड़ी से बनाई जाती है ना। फिर उसके बाद में जो बॉल होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है, प्लस यहाँ पे घोड़ा होता है एक, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बाकी जो गेम है ना, एक सीजनल गेम है। सीजनल गेम मतलब कि कुछ महीनों में ही प्ले किया जाता है, ऐसा नहीं हमेशा प्ले किया जाए। यह गेम खेला जाता है मणिपुर के अंदर में, खासकर जो मणिपुरी महीने हैं जैसे कि सितंबर, अक्टूबर और जून जुलाई का जो महीना है ना, बेसिकली इन्हीं महीनों के अंदर इस गेम को खेला जाता है, ठीक है। ये स्टैचू आपको देखने को मिलेगा, जिसके चक्कर में ये जो टॉपिक है वो लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है 1 वीक 1 लैब कैंपेन के बारे में। आपने कई सारे ऐसे पॉलिसीज़ के बारे में सुना होगा, 1 नेशन 1 टैक्स, है ना, ऐसे कई चीज़ आपने सुना होगा। वैसे यहाँ पे 1 वीक 1 लैब कैंपेन है। तो क्या है हम लोग समझते हैं, न्यूज़ क्या है पहले हम समझ लेंगे, खबर क्या है। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यह भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो CSIR बॉडी है ना हमारे पास में, ये कौन सी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस बॉडी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर 1 वीक 1 लैब जो कैंपेन है इसका अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। कैंपेन चला दिया इन्होंने। अब इस कैंपेन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कैंपेन का मेजर ऑब्जेक्टिव है शोकेस करना, यानी दिखाना जो भी यहाँ पर इनोवेशंस हैं हमारी इस CSIR की लेबोरेटरीज़ में। क्योंकि आपको पता होगा जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च की लेबोरेटरीज़ हैं, ये बेसिकली आपको 37 लेबोरेटरीज़ देखने को मिल जाएंगी, और इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हमारे पूरे देश में फैले हुए हैं। तो यहाँ पर ये लेबोरेटरीज़ क्या करेंगे, अपने इनोवेशंस को यहाँ पर दिखाएंगी, शोकेस करेंगी इस पर्टिकुलर कैंपेन के दौरान।
तो 1 वीक 1 लैब कैंपेन यहाँ पर इस प्रकार से चलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, किसके बारे में? CSIR के बारे में। फुल फॉर्म तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो CSIR एक सबसे बड़ी रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है रिसर्च और डेवलपमेंट करना। इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर में, जिसको बनाया गया था 1942 में, देश की आज़ादी से पहले। इसको कौन फंड करता है? इसके पास में पैसा आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास से। बाकी यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वही इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के प्रधानमंत्री ही यहाँ पर इस बॉडी के प्रेसिडेंट होते हैं, वो यहाँ पर इस बॉडी को लीड कर रहे होते हैं। बाकी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स ऑफिशियो होते हैं। बाकी गवर्निंग बॉडी की भी यहाँ पर इसकी एक देखने को मिल जाती है। गवर्निंग बॉडी में एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि यहाँ पर इस बॉडी को गवर्न कर रहे होते हैं। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो ये CSIR का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना है। बॉडी के बारे में आपको बता दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1942 में बनाया गया था। इसने भी कैंपेन स्टार्ट किया है 1 वीक 1 लैब कैंपेन, जहाँ पे मेजर फोकस है हमारा जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हैं, इनोवेशंस हैं, उनको यहाँ पर देश भर में दिखाया जा सके, शोकेस किया जा सके। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरा कैंपेन चलाया गया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 जो है ना, ये चर्चा में है। तो क्या है, आओ यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं। हुआ क्या, रिसेंटली भोपाल के अंदर में, यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं, तो भोपाल के अंदर में ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका मास्कोट यानी जो सिंबल है, टॉर्च है, एंथम है, वो सारी चीज़ें रिसेंटली यहाँ पर इसका अनवील किया गया है, इन सब का उद्घाटन कर दिया गया, इन सबको दिखा दिया गया है, आप ऐसा कह सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या है ये समझते हैं। देखो, मध्य प्रदेश यहाँ पर एक ऐसा राज्य बना है जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां एडिशन है, इसको अब की बार होस्ट कर रहा है। जो लेटेस्ट गेम होने वाले हैं ना, इसको होस्ट करने वाला मध्य प्रदेश यहाँ पर एक लौता राज्य, मतलब कह सकते हो मध्य प्रदेश यहाँ पर राज्य है जो कि 5वें एडिशन को होस्ट कर रहा है। अब इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स इवेंट में होता क्या है, ये जो पहले ये ध्यान रखना, ये कब से होने वाला है। 30 जनवरी से यहाँ पर ये इवेंट स्टार्ट होगा, 11 जनवरी तक ये इवेंट चलने वाला है। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो 6000 के आसपास जो प्लेयर्स हैं ना, वो यहाँ पर अपनी स्पोर्ट्स की स्किल्स को दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलग अलग आप कह सकते हो जो 8 अलग अलग जो शहर हैं ना, यहाँ पर बेसिकली अपने स्किल्स को दिखाने वाले हैं। तो ये 13 दिन तक पूरा का पूरा जो इवेंट है, मतलब ये चलने वाला है। मतलब इवेंट तो थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें जो 6000 के आसपास प्लेयर्स हैं वो अपनी स्किल्स वगैरह को दिखाने वाले हैं। ध्यान रखना, पहली चीज़ तो आपने ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अब की बार इस खेलो इंडिया यूथ गेम को कौन होस्ट कर रहा है, तो वो है मध्य प्रदेश। दूसरा सवाल यहाँ पर बन सकता है कि पहली बार, देखो पहली बार क्या हुआ है ना, इस गेम्स वाले इवेंट के अंदर में वाटर स्पोर्ट्स को ऐड कर दिया गया है। वाटर स्पोर्ट्स जो पानी वाले खेल होते हैं, ये पहली बार ऐड करे गए हैं, पहली बार ये भी खेले जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से होगा, कायाकिंग, कैनोइंग एक नाम है, देन उसका कैनो, स्लालोम, देन फेंसिंग। ये 3 प्रकार के गेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस बार का एडिशन का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स है क्या, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, ये जो गेम्स है ना, लंबे समय से प्ले किए जा रहे हैं। इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भारत का स्पोर्ट्स कल्चर है ना, उसको और ज़्यादा मजबूत करना। ठीक है, ये हमारा एक मेजर मकसद है। ये एनुअल इवेंट यानी कि हर साल ये गेम खेला जाता है। जो पहला एडिशन हुआ था वो 2018 में हुआ था। ठीक है, तब से आप कह सकते हो कि लगातार हम इसको प्ले करते हैं, और इस बार यहाँ पर इसका ये 5वां एडिशन है जिसको मध्य प्रदेश होस्ट कर रहा है। जो पहला एडिशन हुआ था वो दिल्ली के अंदर में हुआ था, जिसमें हरियाणा ने लगभग 38 गोल्ड जीते थे, 38 गोल्ड मेडल्स। ठीक है ना। अब की बार आप देख पाओगे ये मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। अब जो भी गोल्ड मेडल जीतेगा, जो भी जीतेगा, वो सब आगे पता चलेगा। बाकी जो भी यहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं, हमारे जो टैलेंटेड खिलाड़ी आपको देखने को मिलेंगे, इनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अलग अलग लेवल के जो खिलाड़ी होते हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है एक कमेटी के माध्यम से। वो कमेटी होती है हाई पावर्ड कमेटी, और इन लोगों को यहाँ पर एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाता है 5 लाख रुपये का। 8 साल तक ये असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाएगा, सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में यहाँ पर ध्यान रखना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल के बारे में। तो क्या है मिलिट्री टैटू ट्राइबल डांस फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो हुआ यहाँ पर यह है कि देखो न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, इसको समझना। एक मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल है जिसका नाम है आदि शौर्य पर्व पराक्रम। तो ये बेसिकली जो इवेंट है ये होने वाला है कहाँ पर, न्यू दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। कब होगा, 23 जनवरी को ये इवेंट होने वाला है, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। ये 2 दिन का पूरा फेस्टिवल होगा। यहाँ पे क्या होगा, हम दिखाने वाले हैं कि, तो भाई यहाँ पर ये 2 दिन का फेस्टिवल होगा जहाँ पर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो मतलब आप कह सकते हो आर्म्ड फोर्सेस जो हैं
उनका जो साहस है, वीरता है, वो यहाँ पर बेसिकली दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे जो इंडिया के ट्राइबल कल्चर की जो खूबसूरती है वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो इस फेस्टिवल के दौरान दिखाया जाएगा, यानी वो शोकेस किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर कई सारी चीज़ें होने वाली हैं। पैरामोटर ग्लाइडिंग होगी, हॉट एयर बैलून होगा, हॉर्स शो भी होने वाला है, मोटरसाइकिल डिस्प्ले भी होगा, एयर वॉरियर ड्रिल भी होगा, नेवी बैंड भी यहाँ पर होने वाला है, ट्रेडिशनल डांसेस भी होंगे। ये सारे यहाँ पर इवेंट्स जो है होने वाले हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के दौरान, जो कि 23 जनवरी को होगा न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर में। इस फेस्टिवल का मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग याद कर सके जो हमारे देश के जो बहादुर लोग थे, उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस था, उन्होंने कैसे भारत के इतने अच्छे कल्चर को, इतने रिच कल्चर को यहाँ पर कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई है। तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग सेलिब्रेट कर सकें, खासकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो यहाँ पे बहादुरता है, इसको हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकें, हम इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस नेशन बना सकें। ये हमारा टारगेट है, बेसिकली ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। बाकी यहाँ पर ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर दो मिनिस्ट्रीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल कल्चर की बात की जा रही है तो ध्यान रखना ट्राइबल अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल है। आर्म फोर्सेस की बात की जा रही है तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी काफी बड़ा रोल है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये दोनों मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। बात क्लियर हो गई। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बात करता है ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, आपको पता होगा। एडिटोरियल, कई सारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर आर्टिकल, हमने कई कुछ डिस्कस कर लिया है। लेकिन अब मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ रिगार्डिंग ऑनलाइन गेमिंग। तो हुआ क्या है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, ऑनलाइन गेमिंग को एक रूल्स के अंडर में लाने की बात की है। वो कौन सा रूल है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी लायबिलिटी एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल्स 2021। तो आप कह सकते हो आईटी रूल्स 2021। ठीक है, आईटी रूल्स 2021 वाले जो है ना, बेसिकली इसके अंडर में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आने के बारे में चर्चा की है। तो हम समझेंगे थोड़ा ऑनलाइन गेमिंग के बारे में, किस प्रकार से भारत के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है, क्या क्या लॉज हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपसे डायरेक्टली इंटरव्यू के एस्पेक्ट से भी पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम समझते हैं गैम्बलिंग के बारे में। जो गैम्बलिंग होती है ना, ये क्या है, कहाँ कहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है। देखो, गैम्बलिंग के बारे में हमारे यहाँ पर ऑलरेडी एक बहुत पुराना कानून देखने को मिलेगा, जिसका नाम है पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। ठीक है, ध्यान रखना, जो ये गैम्बलिंग है ना, जो गैम्बलिंग की जाती है, ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। नहीं, भारतीय संविधान के अंदर जो 7वां शेड्यूल है ना, जिसके अंदर स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट दी गई है, तो वहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर में यहाँ पर इस पर्टिकुलर गैम्बलिंग को रखा गया है। बात ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी एक लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आती है, उसने यहाँ पर इस गैम्बलिंग को अलाउ भी कर रखा है। गैम्बलिंग क्या है, यहाँ पर आपको पता है पैसा लगाकर गेम वगैरह खेला जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं अलाउ भी किया है एक कमीशन की एक रिपोर्ट ने, बट वो यहाँ पर ज़्यादा चर्चा में आता नहीं है। ध्यान ये रखना कि इसको कौन से एक्ट से हम लोग यहाँ पर रेगुलेट करते हैं। दूसरा, यहाँ पर स्टेट लिस्ट के अंदर में ये जो गैम्बलिंग वाला सब्जेक्ट है वो रखा गया है। अब ये ऑनलाइन गेम रेगुलेट करता कौन है? ठीक है, गैम्बलिंग हमने समझ लिया। अब जो ऑनलाइन जो गेम्स खेले जाते हैं भारत के अंदर, वो किसके, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आते हैं? वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। बट जो अलग अलग राज्य हैं ना, उनके पास में खुद के अपने अपने लॉज होते हैं कि वो अपने राज्य में यहाँ पर ऑनलाइन गेम को परमिशन देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ध्यान रखना, वैसे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, लेकिन अलग अलग राज्यों के पास में अपनी खुद की पावर से वो अपने राज्य में ऑनलाइन गेम्स को प्ले करने देना चाहेंगे या फिर बैन करना चाहेंगे। और इसी वजह से छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका जैसे राज्यों ने अपने यहाँ पर कुछ कानून को पास कर दिया है, जो कि ऑनलाइन गेम्स को बैन करने के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई, ये बात ध्यान में रखना। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। इस इंडस्ट्री का जो रेवेन्यू है भारत में, वो 2022 तक $1.5 बिलियन का पहुंच जाएगा, और एक्सपेक्टेड है कि 2025 तक ये रेवेन्यू $5 बिलियन तक का भी पहुंच जाए। ये यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग भी अलग अलग प्रकार की होती है, एक होता है ई स्पोर्ट और एक होता है फैंटेसी स्पोर्ट। ई स्पोर्ट के अंदर नॉर्मली यहाँ पर वीडियो गेम्स होते हैं, जहाँ पर आप कह सकते हो कि अपने वीडियो गेम्स के अंदर जो है गेम वगैरह प्ले करते हो, जो कि पहले चला करते थे। फैंटेसी स्पोर्ट के अंदर आप कह सकते हो जो रियल गेम चलता है ना, जैसे आप कह सकते हो कि कोई क्रिकेट टीम है रियल, उसी को लेकर एक गेम बना दिया गया, तो जो रियल टीम है ना, जो रियल स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आप अपनी टीम्स बनाते हो। टीम्स बनाने के बाद में ऑनलाइन के अंदर उसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह अर्न करते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, यानी आपको थोड़ा स्किल वगैरह चाहिए होता है इसके अंदर में, और उसके बेसिस पर यहाँ पर अपनी जो टीम वगैरह
वगैरह बनाकर जो है ना कुछ पॉइंट्स वगैरह अर्न कर सकते हो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर में। तो इस प्रकार के ये ऑनलाइन गेमिंग्स होती हैं, ध्यान रखना, ये मैंने आपको प्रकार बताए हैं। नाउ अब समय आता है प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज का, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी कि जितना भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा है ना, अब आपको टेस्टिंग करनी है कि आपने कितना कुछ पढ़ा है, कितनी गहराई से पढ़ा है, और बहुत ध्यान से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर इकट्ठे सारे आंसर्स बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चंस के आंसर खुद से देने की कोशिश करना, और लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। बिल्कुल ईमानदारी से अपना स्कोर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन बात करता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के बारे में। अभी हमने इसका डिस्कशन किया। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 को लेकर दो स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश यहां पर ऐसा राज्य है जो कि यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन होस्ट कर रहा है। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इन पर्टिकुलर गेम्स के अंदर में जो वाटर स्पोर्ट्स है वो ऐड किया जा रहा है, जैसे कायाकिंग, कैनोए, स्लालोम, ये प्रकार के जो गेम्स है वो ऐड किए जा रहे हैं। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। जरा आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं सारे आंसर एक साथ बताऊंगा। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल के बारे में। अभी मैंने आपको इसके बारे में समझाया था, है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। तो इस पर्टिकुलर डांस फेस्टिवल के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि भैया ये 2 दिन का फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के अंदर जो आर्म फोर्सेस की वीरताएं हैं वो शोकेस की जाएंगी, साथ ही साथ में इंडिया का जो ट्राइबल कल्चर की ब्यूटी है, सुंदरता है, वो यहाँ पर दिखाई जाने वाली है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ये दोनों मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ना, बहुत मतलब ट्विस्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, आप आराम से अगर आपने सुना होगा ना तो यहाँ पे आप सही कर दोगे इसको। तो दूसरे वाला स्टेटमेंट और पहले वाला स्टेटमेंट आपने समझा। अब बताओ इन दोनों स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही है, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला क्वेश्चन ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही इस टॉपिक को पढ़ा था। तो ऑनलाइन गेमिंग के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो गैम्बलिंग है ना वो स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में 7वें शेड्यूल में गैम्बलिंग को स्टेट लिस्ट में रखा गया है। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ऑनलाइन गेमिंग है ना इसको रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये बॉडी यहां पर इन गेम्स को रेगुलेट करती है। बट जो अलग अलग राज्य है ना इनके पास में खुद के लॉज हैं, मतलब खुद यहाँ पर इनके पास में कानून है कि ये अपने राज्य के अंदर गेम को परमिशन देना चाहती हैं या नहीं देना चाहती हैं, वो इनके ऊपर है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? ऑप्शन ए बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। फटाफट इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे दो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टार्टिंग में हमने एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था, अमेरिकन फोल ब्रीड डिजीज, ये जो बीमारी है, इस बीमारी के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट, ये बीमारी होती है एक बैक्टीरिया की वजह से जिसका नाम है बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि भैया ये जो बीमारी है ना ये डायरेक्टली बोविन एनिमल्स को, हमारी जो गाय भैंस हैं उनको बुरी तरह से अफेक्ट करती है, हमारी गायों को बुरी तरह से यहाँ पर ये अफेक्ट करती है। क्या यह सही है? बताओ इन दोनों स्टेटमेंट को लेकर कौन सा सही उत्तर है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो आगे आते हैं, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है विद रेफरेंस टू प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रेफरेंस में आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो भारतीय दिवस है ये हर 2 साल में एक बार होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इस बार का जो थीम है 2023 का वो है डायोस्पेरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है ना CSIR के बारे में चर्चा की थी, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR के रेफरेंस में अगेन आपको दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट, CSIR एक लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वही बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रेसिडेंट होते हैं। क्या ये सही है? दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है जरा नीचे कमेंट सेक्शन बताओ। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है सागोल कांगजाई के बारे में। अभी हमने डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले। तो सागोल कांगजाई के रेफरेंस में आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं।
बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक इंडिजीनियस गेम है जो कि मिजोरम के अंदर खेला जाता है, क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट, ये बेसिकली एक ऐसा गेम है जहाँ पे 2 टीमें होती हैं जिसमें 10-10 प्लेयर्स होते हैं और वो हॉर्स के ऊपर बैठकर इस गेम को खेलते हैं। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। चलो आगे आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, अब फटाफट इन क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, फिर सारे क्वेश्चन बताता हुआ चलूंगा। सागोल कांगजाई के बारे में आपने पढ़ा, बेसिकली एक मणिपुर का स्पोर्ट है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। ये जो गेम है ना, ये मणिपुर के अंदर प्ले किया जाता है, ना कि मिजोरम के अंदर। पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत। दूसरा, यहाँ पे वाकई में दो टीम होती हैं, उसके अंदर कितने कितने प्लेयर्स होते हैं? आपको मैंने बताया था 7-7 प्लेयर्स होते हैं, ना कि 10-10। इस वजह से यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है गलत। दैट इज वाई इसका सही उत्तर है नीदर 1 नर 2। बात क्लियर हो गई? चलो उसका अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर हमने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था। इसमें पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये बेसिकली एक लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, सही बात है। दूसरा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रेसिडेंट है, क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट होते हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर केवल और केवल जो ए है वो यहाँ नहीं, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर। यहाँ पर आपसे पूछा गया था, पहला स्टेटमेंट, ये हर 2 साल में एक बार यहाँ पर मनाया जाता है, सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा, यहाँ पर इस बार का जो थीम है वो है डायोस्फेरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों यहाँ पर हमारा बोथ 1 और 2 यहाँ पर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हमने यहाँ पर अमेरिकन फुल ब्रीड डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली अमेरिकन फुल ब्रूड जो डिजीज है ना, इसके रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट, ये बीमारी एक बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वे, सही बात है, अभी हमने डिस्कस किया था। दूसरा, ये बीमारी डायरेक्टली बोविन एनिमल्स को, हमारी गायों को परेशान करती है, ऐसा यहाँ पर नहीं है। आपको मैंने बताया था जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको अफेक्ट करती है। दैट इज वाई ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपसे ऑनलाइन गेमिंग को लेकर पूछा गया था। ऑनलाइन गेमिंग के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए थे। पहला स्टेटमेंट कि जो गैम्बलिंग होती है ना, ये बेसिकली हमारे भारतीय संविधान में 7वें शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर रखी गई है, ये क्या सही बात है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर जो ऑनलाइन गेम होता है इसको रेगुलेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बट जो अलग अलग राज्य हैं इनके पास में खुद के पास लॉज होते हैं कि वो इस गेम को परमिशन देंगे या नहीं देंगे अपने राज्य के अंदर। तो ये भी सही है। तो दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बोथ 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल को लेकर आपसे पूछा गया था। पहला स्टेटमेंट ये था कि जो ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है और ये 2 दिन के फेस्टिवल में हम लोग आर्म्ड फोर्सेस की वीरता, साथ ही साथ में इंडिया का ट्राइबल कल्चर को शोकेस करते हैं, ये भी सही बात है, हमने अभी डिस्कस किया था। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये दोनों मिलकर यहाँ पर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्या ऐसा है क्या? नहीं, ऑप्शन 2 गलत है। ऑप्शन 2 क्यों गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो ठीक है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कौन सा आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। वो बेसिकली 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर क्या करती हैं? इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपसे पूछा गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो बेसिकली अब की बार प्ले करने वाले हैं, तो ये कहाँ पर होने वाला है? बेसिकली इसको लेकर 2 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश यहाँ पर इस 5वें एडिशन को होस्ट कर रहा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश यहाँ पर इसको होस्ट कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो वाटर स्पोर्ट्स इसके अंदर ऐड किया गया है ये स्पोर्ट्स हैं, हाँ बिल्कुल ये सही बात है। इस वजह से ऑप्शन 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। आज काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस रहा है, मुझे पता है ना, तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कभी कभी हो जाता है, पड़ोसी में परेशान कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चलो हमारा वीडियो का काम हो गया यार। हमने जो है, मैं सोच रहा था जैसे तैसे यार कैसे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, आज थोड़ा तेज हम लोगों ने लेक्चर को रिकॉर्ड कर लिया है। बट आई होप आपको गाइस सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और अपने क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते रहना और अपना स्कोर ज़रूर से मेंशन कर देना कि आपका स्कोर क्या है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।